Hello everyone, this is Richa Sharma. Welcome to Edu Grown. Today I am going to explain you class 10th history chapter number 3rd, that is nationalism in India. Okay, इस चैप्टर के बारे में हम जो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कि कैसे हमारे इंडियंस के बीच में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो डेवलप हुई. ओके, मतलब वो कौन कौन से स्ट्रगल किए जिसके बाद जो कौन कौन से मूवमेंट हुए या स्ट्रगल हुए जिसके बाद हमारे अंदर या इंडियंस के अंदर क्या हुआ, नेशनलिज्म इन इंडिया की क्या हुई, फीलिंग्स डेवलप. सो लेट्स बिगिन दी. एज यू नो दैट कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं. ओके, एंड देन इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जिसके अंदर मैंने आपको सिलेबस का डिटेल दिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हम हमारे वन शॉट वीडियोस लेके आ रहे हैं क्लास 10th के लिए, राइट, जिसमें कि मैं सोशल साइंस आपको मैं पढ़ा रही हूँ. ओके, नाउ जो आपके सोशल साइंस है उसके अंदर 4 चैप्टर है, एज यू नो दैट. इसमें जो आपका हिस्ट्री है उसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया एंड नेशनलिज्म इन यूरोप है, इनको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर डिवाइड किया है. इसके अलावा जो भी सोशल साइंस के हमारे बाकी के चैप्टर्स हैं या बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो चैप्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम वन शॉट वीडियोस के अंदर ही है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ठीक है, मैंने ये सोचा है कि एक्चुअली में जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हिस्ट्री के अंदर, एंड अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हम इजीली कोर्स कवर कर सकते हैं, तो हम इतना ज्यादा प्रेशर क्यों लें. ठीक है, इसलिए मैंने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बना दिया है. ओके, तो ये आपका पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि पूरे चैप्टर के अंदर मैं क्या क्या कवर करवाने वाली हूँ, एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि मैं इस पार्ट के अंदर क्या कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ. ओके, जैसे कि मैं आपको बात करूँ टॉपिक्स टू बी कवर, तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है या मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, इसके जो सब पार्ट होंगे वो आपके होंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉयल एक्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ओके, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरिंग स्टैंडर्ड विद द मूवमेंट. इसके जो सब टॉपिक होंगे आपके होंगे द मूवमेंट इन द टाउन्स, रिबेलियन इन द कंट्री साइड, स्वराज इन द प्लांटेशन. एंड देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टू वर्ड सिविल डिसओबीडेंट. ठीक है, जिसके अंदर आपके सब टॉपिक्स होंगे द सॉल्ट मार्च एंड द CDM, हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट. ओके, एंड जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. ओके, एंड देन मैं आपको एक समरी प्रोवाइड करूंगी या बोल सकते हैं वो आपका चैप्टर का कंक्लूजन होगा. साथ के साथ में मैं NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड देन जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद के आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आपको आंसर्स प्रोवाइड करूंगी, एज वेल एज मैं ये भी कोशिश करूंगी कि आपको तभी के तभी कीवर्ड्स के थ्रू मैं उनको लर्न करवा सकूं. ओके, फिर उसके बाद हम मैप वर्क करेंगे एंड देन इमेज वर्क पे अपन आएंगे. ओके, सो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ. Topics to be covered: introduction of nationalism and the first world war, खिलाफत and non-cooperation movement, the idea of सत्याग्रह, the Royal Act and non-cooperation movement. एंड देन जिसका सेकेंड आपका जो यूनिट है इसकी आपके चैप्टर की वो है डिफरिंग स्टैंडर्ड विथ इन द मूवमेंट. इसके अंदर भी हम 3 सब टॉपिक देखेंगे, द मूवमेंट इन द टाउन्स, रिबेलियन इन द कंट्री साइड एंड स्वराज इन द प्लांटेशन. ये सारा टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं विद द माइंड मैप. ओके, माइंड मैप के हेल्प के अकॉर्डिंग मैं आपको ये चैप्टर्स कवर करवाऊंगी, और ये जो चैप्टर्स है मैं आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं कवर करवाने वाली हूँ, बिकॉज आपका जो टाइम पीरियड है वो अब इतना नहीं रहा है. तो हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस कंप्लीट भी हो जाए और हम अच्छे से अच्छे मार्क्स क्या कर सकें, स्कोर कर सकें. तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से. व्हाट इज नेशनलिज्म? नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप बोलोगे मैम नेशनलिज्म का मीनिंग होता है कि देशभक्ति की भावना या फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म. ओके, आई एग्री विथ यू कि आपने जो वर्ड बोले हैं वो सही है, बट अपन एक वर्ड की डेफिनेशन तो नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए अगर मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूंगी तो वो है नेशनलिज्म इज एन आइडिया एंड मूवमेंट दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? नेशनलिज्म कोई एक आइडिया बोला जा रहा है या फिर एक मूवमेंट बोला जा रहा है जो क्या करता है, प्रमोट करता है. क्या प्रमोट करता है? आपका
इंटरेस्ट को किसके, किसी भी पर्टिकुलर नेशन के, ठीक है, किस एम के साथ करता है कि जिसके कारण आप बिल्ड या फिर मेंटेन कर सकें क्या, सिंगल आइडेंटिटी को। ओके, आपको समझ में आया होगा जैसे कि नेशनलिज्म क्या है, एक आपका आइडिया है या फिर मूवमेंट है जो क्या करता है, दैट प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, जो क्या कर सके, प्रमोट कर सके कि किसी नेशन के, पर्टिकुलर नेशन के इंटरेस्ट में। उसका एम क्या होता है, बिल्ड करना या फिर मेंटेन करना एक सिंगल आइडेंटिटी को, जो कि बेस्ड होती है कुछ सोशल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। वो सोशल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं, हमारे कल्चर, इथेंसिटी, ज्योग्राफिक लोकेशन, गवर्नमेंट, ट्रेडिशनल एंड बिलीफ इन अ शेयर्ड सिंगुलर हिस्ट्री एंड द प्रमोट नेशनल यूनिटी। ओके, तो इसके अंदर क्या बोला जाता है, जैसे कि हम, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इंडिया का एग्जांपल देती हूँ। ओके, तो आपको पता ही है कि इंडिया कितनी डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, यहाँ कितने डिफरेंट टाइप के रिलीजियस, कास्ट एंड क्या बोलना चाहिए, सबका कल्चर अलग होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के हमारे यहाँ लोग, पीपल्स रहते हैं। ओके, अगर हम बात करें साउथ में, साउथ का कल्चर बिल्कुल अलग है, अगर हम नॉर्थ में जाएं, नॉर्थ का कल्चर बिल्कुल अलग है, और अगर हम रिलीजन की बात करें तो हमारे यहाँ कितने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कितनी डाइवर्स कंट्री हमारी, राइट। बट उसके बाद भी हम सब क्या कहलाते हैं, हम सब कहलाते हैं इंडियन। ओके, तो हम क्या शेयर कर रहे हैं, एक सिंगल आइडेंटिटी को शेयर कर रहे हैं, एज वेल एज जो हमारी सबकी गवर्नमेंट है वो सेम है, हमारे जो ट्रेडिशनल है या फिर जिसके ट्रेडिशनल अलग अलग भी, हमारे कल्चर अलग अलग भी, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, इवन उनको हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, और साथ के साथ में जो हमारी हिस्ट्री है, जैसे कि हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे हैं, तो अगर हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबके बारे में हम सब एक ही जने के बारे में या फिर जो लीडर्स हैं हमारे उनके बारे ही में ही पढ़ते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं इन शॉर्ट कि हमारी जो हिस्ट्री है वो भी क्या है, सिंगुलर है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मीनिंग, ठीक है। नाउ अब हम फोकस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है हमारा वो 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में चला था, इट मीन्स वो 4 इयर्स कंटिन्यू रहा था, ठीक है। बट जैसे कि देखा जाए इंडिया का तो कोई डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं था वर्ल्ड वॉर के अंदर, बट फिर भी सोचने वाली बात है कि उसके बाद भी हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा वर्ल्ड वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर, राइट। एक्चुअली में क्या था, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग क्या थे, कॉलोनियल थे, ठीक है, किसके अंदर, ब्रिटिश के अंदर। ओके, और जो ब्रिटिश थी उसने क्या किया था, उसने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर के अंदर। ओके, अब जब ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो उसका एक्सपैंड, उसके कारण पार्टिसिपेट उसने किया था, लेकिन हम उनके अंदर में कॉलोनियल थे, हम उनके अंडर में थे, इसलिए उस वजह से हमारे ऊपर भी बहुत सारे क्या इफेक्ट्स आए या चेंजेस आए हमारे कंट्री के अंदर भी, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, सबसे पहले क्या हुआ, जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थी या पॉलिटिकल कंडीशंस थी उसके अंदर क्या है, कुछ चेंजेस आए, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस आए, एंड देन जो इंडियन थे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग दी वॉर, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन को क्या करनी पड़ी, फेस करनी पड़ी। एक्चुअली में जैसे कि आपको पता है वॉर होता है तो उसके अंदर हमारा बहुत सारा मनी इन्वेस्ट होता है। ओके, अब जब मनी इन्वेस्ट होगा ब्रिटिश का तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ से आएगा, ब्रिटिश के पास। तो ब्रिटिश ने क्या किया कि जैसे ही ब्रिटिश का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट किया था। अब उसका जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ तो उसने क्या करा, उसने इंडिया के अंदर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे खासे टैक्सेस का जो अमाउंट था वो हमारे यहाँ इंक्रीज किया गया। ओके, अब सेकेंड पॉइंट क्या हुआ आपका, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है। एक तो हमारे यहाँ टैक्सेस का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी का भी इंक्रीमेंट हो गया, हमारे यहाँ इंक्रीज कर दी गई। साथ के साथ में जो हमारा इनकम टैक्स होता है, वो नया जो इनकम टैक्स आया था, आपका जो नया टैक्स आया था इनकम टैक्स करके, उसको भी क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस करा गया, ठीक है। इसके बाद ये तो हो ही रहा था, साथ के साथ में उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट किए, कहाँ, रूरल एरिया में, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि जो विलेज एरिया थे वहां के जो भी यंगस्टर थे उनको क्या करती थी ब्रिटिश जबरदस्ती, कि उनका मन है या नहीं है, वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बट उनके लिए कंपल्शन था कि आपको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, वॉर के अंदर जाना पड़ेगा और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
ओके ये था। अब जो उसका फोर्थ पॉइंट था, अब इतनी सारी चीजें हो गई, एक तो ऑब्वियसली बात है हमारे यहाँ टैक्सेस इंक्रीज हो गए, साथ के साथ में नए टैक्स जो थे उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट भी चल रहा है हमारा, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो प्राइस था, ठीक है, जो हमारे जो डेली की कम्युनिटीज होती है, डेली की जो हमारे एसेंशियल नीड की जो गुड्स होते हैं या सामान होता है, उनके भी प्राइस क्या हो गए, डबल हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब हम यही मान के चलिए कि डबल हो गए, जिसके कारण जो कॉमन पीपल थे उनको सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। एंड देन इसके बाद क्या हुआ आपका कि जैसे कि इसके अंदर मैंने ये फिफ्थ पॉइंट मेंशन नहीं किया है, इसके अंदर ही मैं बता देती हूँ, साथ के साथ में रूरल एरिया में ये सब हुआ, आपका डबल प्राइसेस भी हो गए, एंड देन क्या हुआ आपका क्रॉप फेलियर भी हो गया, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो गया एंड एपिडेमिक हो गई आपके यहाँ इंडिया के अंदर, जिसके कारण जो और हार्डरशिप थी कॉमन पीपल की वो क्या हो गई, और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो जो कॉमन पीपल थे उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बट फिर भी जो इंडियंस थे वो सोच रहे थे कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, एंड होगा, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी हार्डशिप है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। बट क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि आपका ये जो इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ये हुआ करके, जिसके कारण क्या हुआ, ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं होने के कारण से जो लोग थे, जो इंडियंस थे, उनके अंदर क्या हो गया, एंगरशिप आ गई, किसको लेके, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए वो, किसको लेके, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। तो जिसके कारण जो हम बोल रहे हैं ना कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा हमारा, तो वर्ल्ड वॉर का यही इम्पैक्ट पड़ा कि ये सारी चीजें हुई हमारे साथ, जिसके कारण जो हमारे इंडियंस थे उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, किसको लेके, ब्रिटिश को लेके, एंड देन जो इंडियंस थे उनके अंदर धीरे धीरे क्या होने लगी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो क्या होने लगी, डेवलप होने लगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या इंपैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो आप ये 4-5 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं, ओके। इसके अलावा ये तो भी मैंने शॉर्ट पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स के मतलब प्रॉपर वे में आपको फॉर्मेट में आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी, ओके ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पे आते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जैसे कि आपको पता है जो कि वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था एंड जो गांधी जी के आने का टाइम था वो लगभग क्या था, सेम ही था, ठीक है, बहुत क्लोजर था। अब जब गांधी जी ने वहां देखा, गांधी जी कहाँ थे, गांधी जी साउथ अफ्रीका में, वहां उन्होंने कंसेप्ट वहां इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज सत्याग्रह करके, ठीक है। तो हम ये देखेंगे जब गांधी जी यहाँ आए, उन्हें यहाँ फील हुआ कि यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जा रही हैं, या जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी भी द आइडिया ऑफ सत्याग्रह यहाँ हमारा लेके आए, ओके। अगर मैं सत्याग्रह की बात करूँ तो क्या होता है, रिक्वेस्ट ऑफ ट्रुथ, ओके, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि आपको, जैसे कि आप इसको अगर इसको तोड़ते हो इस वर्ड को, ठीक है, तो क्या सत्य, सत्य मतलब क्या होता है आपका ट्रुथ, और ग्रह की बात करें तो रिक्वेस्ट करना किसी के लिए, ठीक है। तो गांधी जी का कहना ये था कि अगर आपको लगता है आपकी लड़ाई सही है, ठीक है, आप इनजस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको नॉन वायलेंस मूवमेंट के साथ क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, और आपको क्या मिलेगा, आपको जस्टिस मिल जाएगा, ओके ना। ये तो गांधी जी का सोचना था। तो हम देखते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में या फिर गांधी जी ने क्या क्या ऑर्गेनाइज किया था हमारे यहाँ। तो महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन जैन 1915, ठीक है। महात्मा गांधी जी इंडिया वापस कब आए थे, 1915 में आए थे, ठीक है। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, ओके। और वहीं उनने क्या किया था, सत्याग्रह के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि जब वो वहां रहते थे तो वहां रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता था, तो उसके रिगार्डिंग उनने वहां कैंपेन किया था एक, ओके, जिसमें उनको सक्सेसफुल मिली थी, ठीक है, सक्सेस मिली थी अच्छी खासी ना। इसके बाद उनने वेरियस सत्याग्रह मूवमेंट हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी क्या किए, ऑर्गेनाइज किए। हम देखते हैं वो कौन कौन से मूवमेंट है। पहला जो उनने किया था वो चंपारण में किया था, जो क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, 1916 के अंदर। इसके अंदर जो गांधी जी थे उनने क्या किया था, इंडिगो प्लांटर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट किया था, किसके अगेंस्ट, ऑप्रेसिव प्लांट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। जो कि जो ब्रिटिशर थे वो क्या करते थे कि इंडियंस को जबरदस्त, मतलब उनके लिए कंपल्शन था आपके लिए कि आपको इंडिगो का ही प्लांटेशन करना है, ठीक है। आप कोई और
एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, वहां आपको क्या करना है, वहां इंडिगो प्लांटर ही करना है, या इंडिगो की आपको प्लांटेशन करना है वहां, ठीक है। यहाँ कंपलसरी था। और एक्चुअली में होता क्या था, जो इंडिगो प्लांटेशन रहता था ना, तो उसके अंदर जैसे कि आप इंडिगो प्लांटेशन करते हो आपकी फील्ड के अंदर, तो वो फील्ड की आपकी सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। वो बहुत टाइम तक 10-15 साल तक बहुत ज्यादा ही मतलब अनफर्टाइल हो जाती है, जिसके कारण आप उसके बाद उसके अंदर कोई भी और एग्रीकल्चर या कल्टीवेट चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड साथ के साथ में जो ब्रिटिश थी वो तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉफिट ले लेती थी जहां वो इंपोर्ट करती थी इसको, बट एक्सपोर्ट करती थी, सॉरी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करती थी। बट जो हमारे यहाँ के प्लांटर्स रहते थे, इंडिगो प्लांटर्स रहते थे, उनको क्या करती थी, उनको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती थी, उन्हें बस थोड़ा बहुत पैसा दे दिया करती थी, ठीक है। तो इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, एक सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था, ओके। नाउ सेकेंड जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो कहाँ हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कहाँ के, गुजरात के, जो हुआ था 1917 में। इसके अंदर क्या किया था, जो गांधी जी थे उन्होंने क्या करा था, सपोर्ट किया था पीजेंट का, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया था, सपोर्ट करा था पीजेंट का। इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि हमारे यहाँ क्या हो गया था, एपिडेमिक हो गया था या फिर क्रॉप फेलियर हो गया था, ठीक है, जिसके कारण क्रॉप फेलियर के कारण लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, हमसे बहुत ज्यादा टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी। तो जब हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम उन्हें इतना ज्यादा टैक्स कैसे दे सकें, इसलिए गांधी जी ने इसके रिगार्डिंग भी क्या किया था, एक सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था। एंड उसके अंदर उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो रेवेन्यू है वो हम लोग नहीं दे सकते, जो ये पीजेंट है वो नहीं दे सकते, उनके लिए क्या करा जाए, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाए, ओके। जब आपका थर्ड था वो था अहमदाबाद में, गुजरात में करा था 1918 में। जो ये वाला जो मूवमेंट था, सत्याग्रह मूवमेंट था, वो किसके सपोर्ट में था, कॉटन मिल्स वर्कर के सपोर्ट में था, ठीक है। क्या होता था वहां, जो कॉटन मिल ऑनर्स रहते थे वो लोग क्या करते थे, एक तो वो बहुत ज्यादा टाइम, मतलब जो एक उनका टाइम रहता ही नहीं था कि आपको कितने आवर्स वर्क करना है, ठीक है। एंड साथ के साथ में जो आपके वेजेस थे वो भी क्या थे, बहुत कम दिए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो गांधी जी थे उन्होंने इसके लिए क्या किया था कि उन्होंने ये बोला था, एक तो आप इनकी क्या बढ़ाएं, वेजेस को बढ़ाया जाए, साथ के साथ में जो एक टाइम है उसको भी क्या किया जाए, फिक्स किया जाए, ओके। ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द रिवॉल्ट एक्ट 1919, ओके। जो रिवॉल्ट एक्ट था वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। इसके अंदर क्या किया गया था, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने क्या किया था, इस एक्ट को पास किया था, ओके। और इस एक्ट के अंदर क्या था, जो गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्हें बहुत ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं इनोमरस पावर दे दी गई थी, जिसके अंदर वो क्या कर सकते थे, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है उसको रिप्रेस कर सकते थे, ठीक है। और उसी एक्ट के अंदर वो क्या करते थे, अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट कुड अरेस्ट एनी प्रोटेस्टर एंड डिटेन हिम हर विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years, ओके। इसका मतलब ये है आपका कि इस एक्ट के अंदर ऐसा था कि कोई भी प्रोटेस्टर को गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है, साथ के साथ में डिटेन कर सकती है। डिटेन का मतलब होता है नजर बंद कर देना, ठीक है। मतलब कि फिर वो एक तरह से आपको प्रॉपर बंद कर दिया, ना कोई आपको देख सकता है ना कोई आपको मिल सकता है, ठीक है। तो डिटेन कर देती थी या फिर अरेस्ट कर लेती थी बिना किसी ट्रायल के, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपको पता है अगर आपको किसी ने अरेस्ट किया है तो आपको 24 आवर्स के अंदर जो आपका पास में मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने आपको ले जाना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करती थी, बिना किसी ट्रायल के, ना कोई पूछताछ करेगी ना कुछ करेगी, बिना किसी ट्रायल के अप टू 2 years तक क्या कर देती थी, वो अरेस्ट कर देती थी या फिर डिटेन कर देती थी, ठीक है। जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल 1916 के अंदर गांधी जी डिक्लेयर आर नेशनल वाइड हड़ताल अगेंस्ट दिस एक्ट, ठीक है। तो गांधी जी ने यहां नेशनल वाइड हड़ताल क्या कर दी, लॉन्च कर दी, ओके, डिक्लेयर कर दी इस एक्ट के अगेंस्ट में। तो अब क्या हुआ था, जैसे ही गांधी जी ने इस हड़ताल को क्या किया, डिक्लेयर करा, तो जो आपके पूरे इंडियंस थे उनने भी क्या करा, उनको वेरियस सिटीज में या फिर बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ने उनको क्या करना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके से सपोर्ट किया हम वो देखते हैं। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप क्लोज डाउन, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई डिफरेंट सिटीज में, साथ के साथ जो वर्कर्स थे वो क्या चले गए, वो स्ट्राइक पे चले गए।
ठीक है, वर्कशॉप के, आपके रेलवे वर्कशॉप के साथ के साथ में जो आपकी शॉप्स थी वो भी क्या कर दी गई, बंद कर दी गई। ओके, अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो गवर्नमेंट को लगा कि जो इंडियंस है वो तो हमारे हाथ से क्या हो रहा है, जा रहे हैं, तो उनने इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है आपका, मार्शल लॉ होता है कि जब जो भी आपकी कंट्रोल होती है वो किसको दे दी जाती है, वो आर्मी के हाथ में दे दी जाती है। ठीक है, और आर्मी कुछ भी कर सकती है। फिर तो जब गवर्नमेंट को लगा कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल के बाहर हो रहा है, तो इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए उनने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ। और इसका जो कमांड लिया गया था वो किसके हाथ में दिया गया था, जनरल डायर टू कमांड। ठीक है, जनरल डायर ने इसका कमांड लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ आपका, ये तो हो रहा था। अब जो अमृतसर में जलियांवाला बाग है, एक सिटी नहीं है, वो थोड़ा सा टाउन टाइप का एरिया है। ठीक है, वहां क्या हुआ, लोगों को पता ही नहीं था कि आपका मार्शल लॉ क्या कर दिया गया है, पूरी सिटीज के अंदर क्या करा गया है, आपका इम्पोज किया गया है। ठीक है, तो वो वहां क्या हुआ, बहुत सारे लोग गैदर हुए थे। ठीक है, कुछ तो प्रोटेस्टर थे जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, साथ के साथ में कुछ लोग वहां, जैसे कि आपको पता है 13 अप्रैल को हमारा बैसाखी फेस्टिवल होता है, तो बैसाखी फेस्टिवल के टाइम पे एक फेयर लगा हुआ था, एक मेला लगा हुआ था, तो उसको अटेंड करने के लिए गए थे। ठीक है, तो जैसे ही वहां सब लोग वहां गैदर हुए थे, तो वहां जो डायर थे, जनरल डायर थे, उनने क्या किया, वो डायरेक्टली उस एरिया के अंदर, उस बाग के अंदर उनने एंट्री की। एंट्री करने के बाद उनने पूरी जो एग्जिट पॉइंट थे सबको बंद कर दिया गया एंड देन ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी क्राउड के ऊपर, जिसके कारण हंड्रेड्स ऑफ इंडियन डाइड हो गए। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल क्या करे गए, मारे गए। कुछ सेंसस में बताया जाता है 300 समथिंग या फिर 800 समथिंग पीपल्स क्या गए थे, उस टाइम पे मर गए थे, और 1200 की तरह इंजर्ड हुए थे। ओके, नाउ जब ये हुआ तब उसके बाद जैसे ही ये जो न्यूज़ थी, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, तो न्यूज़पेपर के थ्रू या जो उस टाइम पे जो भी चीज़ें चलती थी उसके थ्रू ये न्यूज़ क्या होने लगी, स्प्रेड होने लगी। ठीक है, जैसे ही ये न्यूज़ स्प्रेड हुई तो जो इंडियंस थे वो क्या होने लगे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, और गुस्से में आने के बाद उनने स्टार्ट कर दिया अटैक किसके ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर। ओके, एंड देन जब गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर उनने स्टार्ट किया अटैक करना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने भी उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करवाती थी उनसे कि जो भी उन्हें है ना प्रोटेस्टर दिख जाते थे या सत्याग्रही दिख जाते थे, तो उनसे बोलती थी कि आप है ना हमें सलाम करो, हमारे पैर छुए, और इवन उनके जूते तक साफ करवाए जाते थे। ठीक है, इतना ज्यादा बुरा सलूक किया जाता था। ठीक है, जैसे ही गांधी जी को इस इंसिडेंट के बारे में पता चला कि ये जो इंसिडेंट है वो, जैसे कि आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, आपका जो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था या पीसफुली मूवमेंट चल रहा था, एंड देन जब हमारे यहाँ क्या हुआ, ओपन फायर करवाया गया, और जैसे ही इस न्यूज का इंडियंस को पता चला, और इंडियंस ने क्या करा, जो पीसफुली मूवमेंट से वो कन्वर्ट हो गया वायलेंट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि उनने अटैक करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर। जैसे ही गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस रॉयल सत्याग्रह एज दी वायलेंस स्प्रेड। गांधी जी ने जो रॉयल सत्याग्रह मूवमेंट हमारा लॉन्च किया था उसको क्या कर लिया, वापस ले लिया, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अब वायलेंस आ चुका था। ठीक है, तो ये तो था आपका रॉयल एक्ट एंड जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि रॉयल एक्ट क्या होता है या फिर जलियांवाला बाग का इंसिडेंट कब हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, नाउ अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, अब हम देखेंगे कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे, क्या था, खिलाफत इशू क्या था, और कैसे खिलाफत इशू और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे वो अलग अलग थे और वो कैसे एक साथ आ गए। ठीक है, जैसे कि हमारा ये रॉयल एक्ट हुआ था। ठीक है, रॉयल एक्ट के लिए रॉयल सत्याग्रह मूवमेंट भी हुआ था हमारा, एंड देन उसके बाद जैसे ही वो वायलेंस स्प्रेड हुआ तो क्या कर लिया गया, उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया गया थ्रू गांधी जी। ओके, अब गांधी जी को लगा कि अगर हमें ब्रॉड मूवमेंट करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब हिंदू मुस्लिम क्या आ जाए, एक साथ आ जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे कि ऑब्वियसली बात है ना, कोई एक कम्युनिटी करेगी तो बात अलग, और हम सब लोग साथ में मिलकर करते हैं तो इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ठीक है, तो गांधी जी का भी सोचना यही था, गांधी जी नीड टू लॉन्च ब्रॉड मूवमेंट। गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी नए मूवमेंट को लॉन्च करना चाहते थे। ठीक है, अब नए मूवमेंट को वो लॉन्च करना चाहते थे, जिसकी वो चीज कब पॉसिबल थी, जब हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में आए।
ठीक है। तो उसके लिए गांधी जी ने क्या किया उस टाइम पे कि जब उनने देखा कि एक तो हिंदू तो ऑलरेडी साथ में क्यों थे, क्योंकि जो ये जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था तो उससे ऑलरेडी पीपल्स जो थे, जो इंडियंस थे, वो ऑलरेडी क्या थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। साथ के साथ में उसी टाइम पे खिलाफत इशू मूवमेंट हुआ था। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा चल रहा था, तब क्या हुआ था, इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर Ottoman Turkey was defeated. Rumors were there that her harsh treaty would be imposed on the Khalifa. ठीक है। अब जो खलीफा जो है आपका, खलीफा क्या कहलाता है, वो एक तरह से आपका हेड कहलाता था। ठीक है, खलीफा जो है वो हेड कहलाता था आपका, इस्लामिक, मतलब हम बोल सकते हैं इस्लामिक गुरु कहलाता था वो। ठीक है, हेड ऑफ द इस्लामिक पावर। उधर क्या होता, उधर क्या हुआ आपका, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वहां तो जो टर्की थी वो हार गया था। जो टर्की जब हार गई थी तो वहां रूमर्स ये फैला गया था कि जो ब्रिटिश है उसने टर्की के ऊपर, जो ओटोमन एम्पायर है, ठीक है, खलीफा है, उसके ऊपर क्या किया, उनने बहुत ज्यादा हार्श ट्रीटी को अप्लाई किया। ठीक है, मतलब उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के थ्रू क्या हुआ, जो हमारा खिलाफत कमेटी थी वो फॉर्म की गई, कहाँ, सेटअप की गई बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में, जिसके पीछे रीजन क्या था, डिफेंड करना खलीफा टेम्परल पावर। ठीक है, जो भी खलीफा का पावर उसको क्या करा जाए, टेम्परल डिफेंड करने के लिए उन्होंने क्या करा था, इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये जो आपका खलीफा मूवमेंट था, ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, या जो ये कमेटी थी वो किसने बनाई थी, वो 2 ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, इनने क्या किया था, इनने मिलके इस जो खिलाफत मूवमेंट इसको स्टार्ट किया था। एंड देन मोहम्मद अली एंड शौकत अली वेंट टू मीट गांधी जी। ठीक है, इसके बाद जब ये इशू चल रहा था तो उसी के दौरान, उसी ड्यूरेशन टाइम में मोहम्मद अली और जो शौकत अली थे वो क्या कर रहे थे, वो मिलने गए किससे, गांधी जी से। ठीक है, जैसे ही वो गांधी जी से मिलने गए तो गांधी जी को जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया तो गांधी जी को भी लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण मुस्लिम और हिंदू क्या हो सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं और एक साथ आके क्या कर सकते हैं, मिलके लड़ सकते हैं। ठीक है, तो एट कैलकाटा सेशन इन सितंबर 1920 गांधी जी कन्वेंस अदर लीडर्स। ठीक है, तो जैसे कि पहले जो थे वो कुछ लीडर्स कन्वेंस नहीं हो रहे थे इसके लिए, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शंस भी थे, तो वो चाह रहे थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और फिर उसके बाद हम ब्रिटिश का मतलब है ना अगेंस्ट जाए एंड ऑल। ठीक है, बट गांधी जी ने कैसे भी करके उन्हें कन्विंस कर लिया, और कन्विंस करने के बाद जो आपका क्या बोलते हैं, कैलकाटा सेशन था, वहां आपका क्या करा गया, एडॉप्ट कर लिया गया आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वहां स्टार्ट हो गया, सपोर्ट ऑफ खिलाफत एंड स्वराज। ठीक है, अब जो ये आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो किसके रिगार्डिंग था, वो सपोर्ट ऑफ खिलाफत के सपोर्ट में एज वेल एज स्वराज के सपोर्ट में, दोनों के सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये सब होने के बाद ऐसा क्यों लगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का कहना ये था, जैसे कि आप वर्ड देखोगे नॉन कॉपरेशन, ठीक है, कि हमें कॉपरेट नहीं करना है। ठीक है, तो गांधी जी की एक फेमस बुक थी हिंद स्वराज, जिसके अंदर गांधी जी ने डिक्लेयर किया था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के अंदर इसलिए सरवाइव कर पा रहे हैं या रूल कर पा रहे हैं क्योंकि जो इंडियंस है वो उनके साथ क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन इंडियंस ने कॉपरेशन करना बंद कर दिया तो 1 साल के अंदर हमारा क्या होगा, ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और हमें स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, ये गांधी जी का सोचना था, बट एट द एंड ऐसा हुआ नहीं। उसके काफी टाइम बाद हमें क्या बोलना चाहिए, जो स्वराज था, पूर्ण स्वराज हमें मिला। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया कि कैसे हमें वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हमें स्टार्ट करा गया। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि कोई इंसान कब तक सरवाइव कर पाता है, जब तक उसको कॉपरेशन मिलता है। अगर जब कॉपरेशन नहीं मिलता है तो उसको वहां से जाना ही पड़ता है। ठीक है, तो सेम केस विद दिस। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फीचर्स थे या इम्पैक्ट थे किसके, एनएमसी के। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, सॉरी ये एनएमसी नहीं है, ये एनसीएम है। ठीक है, तो गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, इस जो ये मूवमेंट था उसको डिफरेंट स्टेज में क्या कर दिया, अनफोल्ड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी ने क्या बोला, बिगिंस विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट
अवॉर्डेड, ठीक है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, जो भी आपको गवर्नमेंट ने अवार्ड दिए उनका क्या कर दो, आप सरेंडर कर दो, ठीक है, उनको वापस लौटा दो, ठीक है। दूसरी चीज गांधी जी ने क्या बोली थी, आपको बायकॉट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, बायकॉट करना है। किसके लिए, किस किस चीज का बायकॉट करना है आपको, फॉरेन गुड का बायकॉट करना है। अगर आप सिविल सर्विसेज के अंदर हो तो उसका भी आपको वो जॉब आपको छोड़ देनी है। साथ के साथ में आपको और क्या करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका भी आप बायकॉट कर दो। अगर आप कोर्ट के अंदर आप लॉयर्स जो प्रैक्टिस करते हो तो वो भी छोड़ दो। स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सबको क्या कर दो, इन सबको छोड़ के आप अपना जो स्वदेशी मूवमेंट है उन सबको आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि कैसे लोगों ने इस चीज को लिया। यहाँ लोगों ने फुल्ली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ कि गांधी जी ने जो प्रपोज रखा था कि आपको क्या क्या करना है, लोगों ने उनका फुल्ली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जो लोग थे, इंडियंस थे, उनने क्या करा आपका कि कैसे डिफरेंट वे में उनने सपोर्ट किया, वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है, जो कि आपकी बुक का सेकंड टॉपिक है, डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन दी मूवमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो आपका 3 जगह सपोर्ट किया गया था, ठीक है। जो सबसे पहले जो सपोर्ट किया, वैसे तो हम इसके अंदर 4 चीजें देखेंगे बट जो मेनली बोला जाता है ये 3 बोला जाता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे द मूवमेंट इन दी टाउन, ठीक है, कि क्या मूवमेंट हुआ था, कहाँ के अंदर, टाउन के अंदर, ठीक है। जो टाउन के अंदर आपका मूवमेंट हुआ था वो स्टार्ट किया था मिडिल क्लास पीपल ने, ठीक है। मिडिल क्लास पीपल ने यहाँ स्टार्ट किया था और उनने क्या किया था, यहाँ स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स, ऑब्वियसली बात है जो मिडिल क्लास पीपल्स थे वो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स थे या फिर वो जॉब करते थे, ये सब करते थे। तो वहां क्या हुआ था, स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब जो थे, इनने क्या किया, इनने भी बायकॉट कर दिया, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं उनने, है ना, स्टडीज, जॉब और अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया और उनने क्या कर लिया, मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नाउ काउंसिलिंग इलेक्शन वर बायकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास, ठीक है। मद्रास के अलावा जो भी जितने भी जगह आपके काउंसिलिंग इलेक्शन हो रहे थे उनको क्या कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, जो भी फॉरेन गुड्स थी, अब हमने मना कर दिया था कि अब हमें क्या करना है, अब हमें फॉरेन गुड्स नहीं खरीदना है, ना फॉरेन क्लॉथ पहनना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। और साथ के साथ भी जो लिक्विर की शॉप्स होती हैं उसको भी क्या कर दिया, पिक्ड कर दिया गया, मतलब उसको भी बंद कर दिया गया, मतलब उसके सामने भी कुछ प्रोटेस्ट एंड ऑल स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट ये आया, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ डिक्रीज, ठीक है। जो भी इंपोर्ट होता था, ऑब्वियसली बात है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम फॉरेन गुड्स पहन रहे थे, मतलब फॉरेन क्लॉथ पहन रहे थे और फॉरेन गुड्स को यूज कर रहे थे। अब हमारे यहाँ क्या हुआ, जैसे ही हमने इन सब चीजों को बायकॉट करने लगे तो जो इंपोर्ट था किसका, फॉरेन क्लॉथ का, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इवन ये बोलते हैं हाफ हो गया था, ठीक है। कुछ 102 करोड़ के करीब आपका हुआ करता था और ये 52 करोड़ तक पहुंच गया था। Now, merchants and traders refuse to trade in foreign goods and finance foreign trade, ठीक है। जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे उनने फॉरेन गुड के अंदर ट्रेड करने के लिए मना कर दिया, स्टॉप कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, और साथ के साथ में जो वो फाइनेंस करते थे फॉरेन ट्रेड को, वो भी उनने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो सब इंडियंस थे उनने क्या स्टार्ट कर दिया, उनने इंडियंस चीजों को ही यूज करना स्टार्ट कर दिया, या हमारा जो इंडियन के कपड़े रहते थे उसको क्या करना, उसको पहनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जिसके कारण प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप, ठीक है। जिसके कारण जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल मिल का प्रोडक्शन था या जो हमारा हैंडलूम था वो क्या हो गया, वो एकदम से बहुत ग्रो अप हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसे क्या रीजंस थे जिसके कारण जो हमारा ये मूवमेंट था वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, ओके। एक्चुअली में क्या हुआ था, जैसे कि हमने देखा था कि लोगों ने जो फॉरेन क्लॉथ थे उनको क्या करना स्टार्ट कर दिया था, उनको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। बट खादी जो थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, ठीक है, कांट बी अफोर्ड बाय प्योर पीपल, ठीक है। अब उतनी ज्यादा क्योंकि ऑब्वियसली बात है हैंडमेड चीज है, हैंडमेड चीज तो महंगी आती ही है, तो वो हैंडमेड चीज थी और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी, जिसके कारण जो नॉर्मल पीपल थे वो क्या नहीं कर पा रहे थे, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो उनको क्या करना पड़ा, उनको वापस से जो फॉरेन क्लॉथ थे उस पर ही क्या करना पड़ा, स्विच करना पड़ा, क्योंकि जो फॉरेन क्लॉथ थे वो मशीन से बने हुए रहते थे और वो कंपेरिजन टू खादी क्या होते थे, सस्ते होते थे, चीप होते थे, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड रीजन था, एब्सेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, टीचर एंड स्टूडेंट ज्वाइन बैक, ठीक है।
जैसे कि हमने देखा था जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, इनने क्या कर दिया था, इनने बंद कर दिया था, ठीक है, मतलब स्टडीज को गिव अप कर दिया था, एज वेल एज जॉब को भी छोड़ दिया था, ठीक है। बट जब हमारे यहाँ कोई अल्टरनेट था ही नहीं, हमारे यहाँ कोई इंडियन इंस्टीट्यूट था ही नहीं, तो उन्हें मजबूरी में आने के बाद उन्हें क्या करना पड़ा, फिर से टीचर्स और स्टूडेंट्स को ज्वाइन बैक करना पड़ा कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स को, ठीक है। एंड देन जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो क्या था आपका, कि जो लॉयर्स थे जिनने उनने भी कोर्ट में प्रैक्टिस करना बंद कर दी थी, बट हमारे यहाँ कोई अल्टरनेट नहीं था, तो उन्हें भी फिर से ज्वाइन करना पड़ा गवर्नमेंट कोर्ट्स को, ठीक है। और इसके बाद जो एक मेन सबसे बड़ा जो इन सबका पूरा रीजन निकलेगा वो ये निकलेगा, जो मेन मीनिंग था, ठीक है, स्वराज का, वो क्या हुआ, वो लोगों के माइंड के अंदर क्लियर ही नहीं था। सब स्वराज का जो मीनिंग था वो डिफरेंट वे में लेके गए, ठीक है। वो हम देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे वो लेके गए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, द मूवमेंट इन कंट्री साइड विलेजेस, ठीक है। ये तो हमने देखा टाउन या सिटीज के अंदर क्या क्या हुआ था। अब हम देखेंगे कंट्री साइड्स में या जो आपका विलेजेस है उसमें क्या कैसे कैसे मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। उसमें भी आपके दो टाइप के मूवमेंट्स हुए थे, एक तो पीजेंट मूवमेंट हुआ था जो कि अवध में था, एंड जो दूसरा मूवमेंट था वो था आपका ट्राइबल मूवमेंट इन गोदाम हिल्स, ठीक है। जो गोदाम हिल्स है वो एक एरिया है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र। जो पीजेंट मूवमेंट था उसको किसने लीड किया था या किसने ऑर्गेनाइज किया था आपका, इसको बाबा रामचंद्र सन्यासी करके एक आपके लीडर्स थे, उनने इस मूवमेंट को लीड किया था। और जो ये मूवमेंट था वो किसके अगेंस्ट था, लैंड लॉर्ड और एंड या हम बोल सकते हैं तालुकदार करके जो होते हैं उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट था। वो क्या मूवमेंट था एक्चुअली में, इसमें क्या होता था इनके साथ, वहां पीजेंट्स के साथ ये होता था कि वहां आपका है ना आपसे बहुत ज्यादा है ना क्या बोलना चाहिए रेवेन्यू लिया जाता था, ठीक है, बहुत ज्यादा टैक्सेस लिया जाता था, और साथ के साथ में बेगा सिस्टम चलता था। बेगा सिस्टम का मीनिंग क्या होता है आपका, बेगा सिस्टम का मतलब होता है कि आपसे काम भी करवा लिया जबरदस्ती और आपको पैसे भी नहीं दिए, ठीक है, मतलब फ्री फोकट का काम करवाना, ओके। तो जो इनका डिमांड था वो क्या था यहाँ, कि रिडक्शन करा जाए जो भी हमारे हमसे इतना हैवी टैक्स लिया जाता है या रेवेन्यू लिया जाता है उसके अंदर, साथ के साथ में जो बेगा सिस्टम है उसको क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इसके अंदर, हाउ डी पीजेंट पार्टिसिपेट इन एनसीएम, ठीक है। इन 1920 द ओथ किसान सभा फॉर्म्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र, ठीक है। क्या हुआ था 1920 के अंदर, जैसे कि ये सारी चीजें चल रही थी, आपकी पीजेंट मूवमेंट चल रहा था, उसी टाइम पे जब आपका क्या हुआ था, एक सभा फॉर्म हुई थी जिसका नाम था ओथ सभा, ठीक है, जिसको किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र सन्यासी जी ने बनाया था। साथ के साथ में कुछ और लीडर्स और थे जिनने इसको फॉर्म किया था, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, इसमें एक्चुअली में जो बहुत सारे जगह है उस पर नाई धोबी बांध कर दिए गए थे। इसका मतलब होता है कि जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको जो बेसिक सर्विस दी जाती है वॉशरमैन की या फिर आपके हेयर कटर्स जो होते हैं, वो सब देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। बेसिक सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती थी, ठीक है, टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड टू बेसिक सर्विसेज। दिस मूवमेंट टर्न इनटू वायलेंट द हाउस। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने तो बंद कर दिया था, लेकिन ये जो मूवमेंट था वो क्या हुआ, वायलेंट के अंदर टर्न हो गया, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट वायलेंट के अंदर टर्न हुआ, कैसे टर्न हुआ, द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, ठीक है। तो इस मूवमेंट के अंदर जब वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ क्या हुआ, जो तालुकदार के घर थे उस पर क्या किया गया, उनके घर पे या मर्चेंट्स के जो हाउसेस थे उस पर अटैक किया गया, जो रिबेलियंस थे इनने अटैक किया, ठीक है। एंड देन जो बाजार से उनको लूट लिया गया, जो ग्रेन होर्ड्स होते हैं जहाँ आपका बहुत सारा अनाज एंड ऑल रखा रहता है, वो सबको क्या कर दिया गया, वहां से उठा के वहां से ले गए, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आपका ये सारी चीजें हुई। अब जब ये हुआ तो जो हमारे कांग्रेस के लीडर थे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, मतलब वो अनहैप्पी हो गए, किससे, आपके क्या बोलना चाहिए इससे, इनके जो रिबेलियंस है इनसे अनहैप्पी हो गए, ठीक है। और साथ के साथ में जो इनके लोकल लीडर्स थे उनने उनको ये भी बोला था कि आपको, गांधी जी ने ऐसा बोला है कि आपको अब कोई भी टैक्सेस देने की नीड नहीं है ब्रिटिश को, ठीक है। बट गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है।
ना यहाँ ये हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि गोदाम हिल्स कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में है। वहां भी आपके ट्राइबल मूवमेंट चल रहा था। वहां ट्राइबल मूवमेंट में क्या हुआ था कि जैसे कि आपको पता है ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल का काम क्या होता है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया से उनका लाइवलीहुड चलता है, ठीक है। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनने क्या कर दिया, फॉरेस्ट एरिया को क्लोज कर दिया, ठीक है, और सबका वहां जाना बैन कर दिया, ठीक है। अब अगर वहां जाना रिस्ट्रिक्टेड हो गया आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैटल्स हैं उनको ग्रेस कैसे करवाया जाएगा, वो अपने फ्यूल्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, फ्रूट्स फूड कैसे लेके आएंगे, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर पा रहे थे, वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर पा रहे थे। दे कुड नॉट ग्रेस दिया कैटल एंड और कलेक्ट दिया फ्यूल्स, ठीक है। साथ के साथ में उनको ये भी मानना था कि ये जो है हमारा मतलब फॉरेस्ट के अंदर जाना, ये क्या है हमारा, ये हमारा राइट्स है, ठीक है, और ब्रिटिश हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि उनका लाइवलीहुड पूरा उससे ही चलता था, तो जिसके कारण उनका लाइवलीहुड पे क्या आया, बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। ये तो चल ही रहा था, साथ के साथ में जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उन्हें फोर्स किया बेगर टू बिल्ड रोड, ठीक है। जो वहां रोड बनने थे उसको बनाने के लिए जबरदस्ती फोर्स किया गया, वो भी किसमें, बेगा सिस्टम में, ठीक है। बेगा सिस्टम का मतलब जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसके अंदर आपको पैसे नहीं दिए जाते हैं काम करने के, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या निकला, ये सारी चीजें हुई। इसका रिजल्ट ये निकला, गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट इन अर्लियर 1920 बाय अल्लूरी सीतारामन राजू इन आंध्र प्रदेश। जो गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो अर्ली 1920 में स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट किया था, अल्लूरी सीतारामन राजू करके एक लीडर थे, उन्होंने स्टार्ट किया था कहाँ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, ओके। ट्राइबल कंसिडर हिम इनकार्नेशन ऑफ गॉड, और जो ट्राइबल्स थे वो उन्हें कैसा मानते थे, उन्हें एक मतलब गॉड का ही स्वरूप मानते थे, ठीक है। इनकार्नेशन का मतलब होता है स्वरूप, ठीक है। दे बिलीव दैट ही हैड मेनी स्पेशल पावर्स, ठीक है। उन्हें ये लगता था कि उनके पास बहुत सारी स्पेशल या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल पावर्स है, ठीक है। वो कौन कौन सी पावर्स थी कि उन्हें ये, उनका कहना ये था एक तरह से कि वो किसी भी इंसान को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं, ठीक है। और जो वो प्रिडिक्ट करते हैं आपका एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो भी उनका सही होता है। साथ के साथ में उनके बॉडी के अंदर अगर बहुत सारी बुलेट्स जो होती हैं वो लग भी जाए उसके बाद भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ओके। ये उनके पावर्स थे। ही सपोर्ट गांधी जी एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू वियर खादी एंड स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है। वो भी गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, जिसके कारण वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे। और जो उनके फॉलोअर्स थे, ठीक है, उसको क्या करने के लिए बोला था, उनको भी उन्होंने बोला था कि आप भी गांधी जी को सपोर्ट कीजिए, जिसके कारण आप खादी कपड़े पहनिए और ड्रिंक करना स्टॉप कर दीजिए। बट ही ऑर्गेनाइज एन आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश, जैसे कि गांधी जी का मानना क्या था कि हमें नॉन वायलेंस के साथ काम करना चाहिए, हमें नॉन वायलेंस के साथ मूवमेंट चलाना चाहिए, बट उनका मानना ऐसा नहीं था, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज एन आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश, इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता था कि अगर हमें फ्रीडम मिलेगी, हमें लिबरल मिलेगा, तो किसके थ्रू मिलेगा, नॉन वायलेंस के थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है। इस चीज में वो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो गांधी जी और आपके अल्लूरी सीतारामन जी थे, उनकी थिंकिंग यहाँ नहीं मिलती थी, ठीक है। The Godem rebel attacked police station and attempt to kill British officer, ठीक है। फिर क्या हुआ आपका यहाँ कि ये सारी चीजें चल रही थी कि मतलब उनको जबरदस्ती परेशान किया जा रहा था। वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उन्हें ना वहाँ फॉरेस्ट एरिया में जाना बंद था उनका, जिसके कारण उनका लाइवलीहुड इफेक्ट पड़ रहा था। साथ के साथ में वहाँ आपको बिल्ड करना था, क्या रोड को बिल्ड करना था बेगा सिस्टम के थ्रू, ठीक है। जिसके कारण जब इतना सब कुछ आया तो यहाँ भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और जो रिबेल्स थे उनने क्या कर दिया, अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन के अंदर, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनको भी मारने की कोशिश की गई, ठीक है। जिसके कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनने अल्लूरी सीतारामन राजू को कैप्चर कर लिया और एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उन्हें फांसी दे दी गई, जिसके कारण ही बिकम अ फॉक हीरो, जो वो क्या बन गए, वो वहां के फॉक हीरो बन गए, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वराज इन दी प्लांटेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्वराज का मीनिंग इनने क्या लिया था, ठीक है। और प्लांटेशन का मतलब से कि आपको पता है जहां चाय के बाग होते हैं ना, आपके टी लीव्स के गार्डन्स होते हैं वो, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ जो था वो आसाम का आपका मूवमेंट है। फोर प्लांटेशन वर्कर इन आसाम स्वराज मीन टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। तो क्या था
यहाँ जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनने यहाँ स्वराज का मीनिंग क्या समझा था कि वो कहीं भी फ्रीली, जो भी उनकी फील्ड होती है, टी गार्डन की जो फील्ड होती है, कंफाइंड स्पेस होता है, वहां वो क्या कर सकते हैं, इजिली मूव, फ्री रह सकते हैं, चलो फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। अंडर इनलैंड माइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन विदाउट परमिशन। क्या हुआ था, वहां एक एक्ट आया था माइग्रेशन एक्ट करके 1859 में, जिसके अंदर जो प्लांटेशन वर्कर है उनको बिना परमिशन के गार्डन छोड़ के जाना, टी गार्डन छोड़ के जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। परमिशन, और उनको परमिशन मिलती भी नहीं थी, ठीक है, बहुत रियरली, मतलब एक तरह से आप ये मान के चलो उनको परमिशन दी ही नहीं जाती थी, मतलब कि वो एक तरह से वहां कैद थे, ठीक है, वहां से वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वहां के जो वर्कर्स ने जब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो उनने इस मूवमेंट का मतलब निकाला कि आप लोग जो वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हो, प्लांटेशन को छोड़ के, वहां की जो फील्ड है उसको छोड़ के जा सकते हो अपने घर, और वहां आपको क्या मिलेगा, उनको लगता था कि गांधी राज आ गया और वहां सबको अपने विलेज के अंदर आपको एक फील्ड, आपको एक लैंड प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना खेती बाड़ी कर सकते हो एंड देन आप अपना लाइवलीहुड इजीली चला सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं था, ठीक है, ये उनने अपने मन से ही अज्यूम किया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसके कारण जैसे ही उनने प्लांटेशन जगह थी आपके प्लांटेशन टी गार्डन को छोड़ा था, और जैसे ही वो अपने घर के लिए निकले थे, तो बीच में ही उनको पुलिस ने रोक लिया और उन्हें बहुत बुरी तरीके से क्या किया गया, मारा गया, ठीक है। जब उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया, देन क्या हुआ आपका कि इसके कारण भी लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और उनके बहुत सारे क्लैशेस हो गए, किसके साथ, पुलिस के साथ हो गए। और हम बोल सकते हैं कि जब ये पुलिस के साथ क्लैशेस हुए, तो ये जो मूवमेंट था वो क्या होगा, चौरी चौरा मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इन 1922 एट चौरी चौरा इन यूपी, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू ठीक है, ओके, बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, ठीक है। तो जिसके कारण जो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, वो जो बाजार के अंदर चल रहा था, चौरी चौरी क्या, यूपी में एक जगह है वहां, ठीक है, जो आपका ये मूवमेंट चल रहा था वो क्या हो गया, वो वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जैसे ये वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हुआ और इसके बारे में गांधी जी को पता चला, तो गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको भी क्या कर लिया, कोल्ड ऑफ कर लिया या फिर स्टॉप कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर लिमिटेशन देखें इसकी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स गई थी, एक्चुअली में सबसे पहला जो हम इसका कंक्लूजन देखें तो क्या हुआ था, इसका जो कंक्लूजन ये निकला था, या जो लिमिटेशन बोले हम इसकी क्या थी, कि एवरीवन इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वे, ठीक है। मतलब कि जो सत्याग्रही थे ना, उनके दिमाग के अंदर, उनके माइंड के अंदर स्वराज का मीनिंग क्लियर ही नहीं था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबने अपने मन से उसका इंटरप्रिटेशन जो किया था वो अलग अलग वे में किया था। एवरीवन इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वेज, और जो उनकी इमेजिनेशन थी वो क्या थी उस टाइम पे, कि जिसकी जो जो प्रॉब्लम्स है या जो जो सफरिंग कर रहे हैं चीजों से, उससे उन्हें क्या मिल जाएगा, उससे उन्हें निजायत मिल जाएगी, ठीक है, उससे वो कम आउट हो जाएंगे, ठीक है, ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये सबने सोचा था, किसी ने स्वराज का मीनिंग यही नहीं सोचा था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग जिसकी जो प्रॉब्लम थी, उन्हें लगता था कि हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, हम इससे टेंशन फ्री हो जाएंगे, ओके। तो जब ये चीज क्लियर ही नहीं थी, इसलिए आपका जो मूवमेंट था वो तो क्या होना था, ऑब्वियसली बात है, फेल होना ही था एक तरह से, ठीक है। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा प्रॉपर पूरा, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कोई डाउट से या आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, एंड देन जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी, ठीक है। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डाउट सेशन भी लेंगे, तो मैं तब भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई भी दे दूंगी, ओके ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे 2 टॉपिक कवर हो गए, ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड सेकंड जो टॉपिक था हमारा डिफरिंग स्टैंडर्ड विद इन दी मूवमेंट, ठीक है। ये सब हमने देख लिया, और एज यू नो दैट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ के साथ ऑब्वियसली बात है इंडिया के हिस्ट्री के बारे में तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो सब आपका हो गया था। अब मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसके अंदर मैं आगे के जो आपके टॉपिक्स होंगे उनको कवर करूंगी, ठीक है। एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माई वीडियो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं अपन अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके, टेक केयर।